सियासत में बंगलों का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन जब बात लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की हो तो एक सरकारी बंगला सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन जाता है। और एक बार फिर बिहार में सरकारी बंगला सियासी नूरा कुश्ती की वजह बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड का अपना पुराना आशियाना खाली करने के नोटिस की डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके बंगला खाली नहीं हुआ। राबड़ी देवी ने सरकार को बाकायदा एक पत्र लिखकर कहा है कि सामने कुछ शर्तें रखी है। शर्त में कहा है कि पहले नए बंगले में लालू प्रसाद यादव के लिए एक अलग कमरा बनवाया जाए, तभी वो 39 हार्डिंग रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट होंगी। राबड़ी देवी की ओर से दलील दी गई कि डॉक्टर की सलाह पर लालू प्रसाद अलग कमरे में रहते हैं और जब तक भवन निर्माण विभाग नया कमरा नहीं बनवा देता तब तक वो सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगी। जबकि राबड़ी देवी को अलॉट हुआ 39 हार्डिंग रोड बंगला पहले से बेहद आलीशान और बड़ा है। इस 2 मंजिला बंगले में 6 बड़े बेडरूम, मॉडर्न इंटीरियर, शानदार ड्राइंग रूम और बड़ा परिसर है। बावजूद इसके राबड़ी देवी चिट्ठी लिखकर 39 हार्डिंग रोड बंगले में लालू प्रसाद के लिए एक अलग कमरे को बनवाने की डिमांड कर रही। अब इस चिट्ठी ने बिहार की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। सत्ता पक्ष हमलावर है और पूछ रहा है कि क्या एक आलीशान 6 बेडरूम वाले बंगले में लालू प्रसाद के लिए एक कमरा कम पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ बंगला खाली ना करने की एक बहाना है या वाकई सेहत का तकाजा है? क्या सरकार किसी एक नेता के लिए वीआईपी बंगले में अलग से कंस्ट्रक्शन करा सकती है या कराएगी? क्या नया कंस्ट्रक्शन नियम संगत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नियमों की डेडलाइन सिर्फ आम जनता के लिए होती है, खास नेताओं के लिए नहीं? एक ओर लालू परिवार की अपनी जरूरतें और डॉक्टरों की सलाह है तो दूसरी ओर सरकार के नियम और विपक्ष के तीखे सवाल। आखिर राबड़ी देवी के इस पत्र के पीछे की असली मजबूरी क्या है? क्या वाकई ये टालमटोल की राजनीति है या फिर राबड़ी देवी की मांग पूरी तरह से जायज है? इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ने को तैयार, सरकार से पत्र लिखकर की अनोखी मांग, लालू प्रसाद के लिए बनाए अलग से कमरा, कमरा बनने के बाद ही खाली करेंगी बंगला। बोला के खाली कर रहा है, फोन बोला हम नहीं खाली करेंगे। अब तक 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं करने की जिद पर अड़ी पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो अपने नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने को तैयार है, पर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर लालू प्रसाद के लिए नए बंगले में अलग से एक कमरे की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि लालू प्रसाद को इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर ने उन्हें परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। नए बंगले में अलग से कमरा होगा तभी शिफ्ट करेंगे। उसके प्रति गंभीरता जरूरी है और बचाव भी जरूरी है। उस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय उन्हें अलग से सुरक्षित किया गया था। तो जाने हार्डिंग रोड में तो कुछ बनाना था सरकार को, ये सरकार बना देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। किस बात का देर है, खाली हो जाएगा, क्या मतलब है? अब जरा ये भी जान लीजिए कि फिलहाल राबड़ी देवी को आवंटित बंगले की संरचना कैसी है। राबड़ी देवी को अलॉट किया गया बंगला 2 मंजिला है। इस बंगले में कुल 6 बड़े बेडरूम हैं। निचली मंजिल पर 4 से 5 कमरे हैं। ऊपरी मंजिल पर भी लगभग इतने ही कमरे हैं। बंगले में शानदार ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, बैठने के लिए बड़ा हॉल, गेस्ट रूम। बंगले में मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन भी किया गया है। बंगले में स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर भी है। यानी राबड़ी देवी को आवंटित बंगला बिहार के कई मंत्रियों के बंगले से भी बड़ा है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने राबड़ी देवी की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। अब देखने वाली बात यह होगी
कि सरकार राबड़ी देवी की मांग स्वीकार करती है या फिर नहीं। पर एक बात साफ है कि अब राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं करने की हट जरूर तोड़ दी है। अब एक तो बात यहाँ पे साफ हो चुकी है कि राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर के और सियासत हो और किचकिच हो, और इसी कारण से राबड़ी देवी ने ये फैसला लिया है कि वो 10 सर्कुलर रोड को छोड़ेंगी। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यही है कि 39 हार्डिंग रोड में भी लालू प्रसाद यादव के लिए एक कमरे का निर्माण सरकार द्वारा करा दिया जाए। तो इधर राबड़ी देवी ने अपनी जिद छोड़ दी है, तो दूसरी तरफ सरकार भी कुछ नरम रुख अपना रही है। अब देखना यह होगा कि जो नया कंस्ट्रक्शन करने की मांग की जा रही है वो न्याय संगत है। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या सरकार लालू प्रसाद यादव के लिए अलग से कमरा बनवाएगी? क्या राबड़ी देवी बंगले पर टालमटोल कर रही हैं जिस तरह की उन्होंने शर्त रखी है? क्या 6 बेडरूम वाले बंगलों में लालू के लिए एक भी कमरा नहीं है? कमरे कम पड़ रहे हैं वहां पर? अलग कमरे की मांग मेडिकल जरूरत या बंगला खाली ना करने का बहाना? और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या नियम डेडलाइन सिर्फ आम जनता के लिए है, खास नेताओं के लिए कुछ नहीं? मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी जुड़ रही हैं, आरजेडी से आरजू खान जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। पहला सवाल आरजू खान जी आपसे, यह बहाना है, टालमटोल की जा रही है, या 6 बेडरूम वाले बंगलों में लालू प्रसाद के लिए एक बंगले की जगह, एक कमरे की जगह नहीं है? भवन निर्माण तय करेगा। जिस तरीके से हमने भवन निर्माण को चिट्ठी लिखा है, पत्राचार किया है, तो ये जहां तक मेरी जानकारी है भवन निर्माण ने इसके ऊपर स्टेप भी ले लिया है। और अभी आपने सुना डिप्टी सीएम भी कह रहे थे जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने क्या कहा कि अगर मानकों के आधार पर अगर खरा होगा, एलिजिबल होगा तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन मामला सामने ज्यों का त्यों है कि सत्ता पक्ष में नए नवेले मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी को आखिर में जिद क्या है? हम तो कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा घर है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं तो कम से कम जो हमारा मानक है वो तो हमारा हक है। अब जहां तक रही गृह विभाग के आड़ में छुपने की बात, भवन निर्माण के आड़ में छुपने की बात, तो पिछले बार भी भवन निर्माण ने तो कोई पत्राचार नहीं किया था, उसने कोई चीजें नहीं लिखी थी कि नल चोरी हो गया, टोटी चोरी हो गया, पंखा चोरी हो गया। लेकिन ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने जिस तरीके से बेशर्मी के साथ उसका मजाक उड़ाया, तो भवन निर्माण के आड़ में क्यों छुप रहे हैं? ये सवाल पहला ये बनता है। और दूसरा, जब पटना हाई कोर्ट का ये बयान है, वर्डिक्ट है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई आवास आवंटित नहीं होगा, तो नीतीश कुमार को किस हैसियत से पटना हाई कोर्ट के बयान के बाद भी उनको आवास जो है उपलब्ध कराया गया है? इसका सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है। मैं छोड़ देता हूं जीतन राम मांझी जी को, देवेश चंद्र ठाकुर जी को, नितिन नवीन जी को, संजय झा जी को, इन तमाम लोगों को छोड़ देता हूं। और मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से कि संविधान बड़ा है या फिर आपका प्रोटोकॉल बड़ा है? यही तो पटना हाई कोर्ट ने कहा। नहीं, मैं भी वही सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है, क्या संविधान बड़ा है या फिर जो प्रोटोकॉल है वो बड़ा है, या फिर जो जिद ठानी हुई है? पहले कह रही हैं कि आर्मी बुला लीजिए, फिर आप कह रहे हैं कि ठीक है हम नए बंगले में जाने को तैयार है, लेकिन हमारी फला शर्त है उसको पूरा कीजिए। संतोष जी, मामला यहां न आवाज का है न सिक्योरिटी का है। हम तो कहते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है, जनता हमारा रक्षा कर रही है। जब से सुरक्षा हटा हुआ है, और आपने देखा भी है, बिना झिझक सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों चाहने वाले जनता जो है रक्षा कर रही है। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या यह संवैधानिक तरीका डबल स्टैंडर्ड, डबल रवैये के आधार पर तय होता है क्या? एक तरफ बताइए कि पटना हाई कोर्ट बड़ा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री बड़े हैं जो वो जिद पकड़कर बैठे हुए हैं? हम यही सवाल का जवाब तो लेना चाहते हैं। हम जिद कहां कर रहे हैं? विधान परिषद के अंदर नेता प्रतिपक्ष विरोधी दल है आदरणीय राबड़ी देवी जी, उसके बाद विधानसभा के अंदर तेजस्वी प्रसाद जी हैं, और अगर उसके बाद भी चलिए बंगले की बात आती है, तो हम तो कह रहे हैं ना, तो ये भवन निर्माण के तरफ से आने चाहिए जवाब इसके ऊपर। और मेरी तो जानकारी है कि भवन निर्माण ने एक स्टेप आगे लगकर इस पे कार्रवाई काम करना शुरू कर दिया है। मतलब आप तो कह रहे हैं कि कमरा बनना वहां पर शुरू हो चुका है लालू प्रसाद के लिए? अगर उसको लगा होगा तभी तो एक स्टेप आगे बढ़ रही है। आरजू जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा ना जी। आप कह रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग एक कदम आगे बढ़कर उस पर आपकी जो डिमांड है उस पर अमल कर रहा है,
उसने मतलब अपनी राय दी है, ईंट उसने पत्थर अपनी वहां राय पर रख दी है गया, और ऑर्डर भी दिया है। नींव रखनी शुरू हो गई होगी वहां पर, वहां पर सीमेंट, रेत और बजरी, ये सब चीजें पहुंचनी शुरू हो गई होंगी फिर तो। नहीं, आपकी तरह, आप मेरे मुंह में मेरी जुबान है, आपकी जुबान नहीं है संतोष जी। मैंने कहा कि उसने आश्वासन दिया है और उस पे आगे बढ़ के वो काम भी कर रही है। और आपने डिप्टी सीएम विजय चौधरी जी का भी बयान सुना कि मानकों पे खरे उतरेंगे तो जरूर उनको सुमित मिलेगा। शशांक जी, तो ये सॉफ्टनेस सरकार क्या कंस्ट्रक्शन करा सकती है? सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ये कि वो कंस्ट्रक्शन करा सकती है सरकारी बंगलों का? मानना है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का भूमाफियाकरण हो गया है और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक भूमाफिया किसी भी जमीन पे कब्जा करने के बाद उसके बाहर पहरा देता है, उसी तरीके से राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं। जैसे एक भूमाफिया किसी जमीन को कब्जा करता है, उसी तरीके से एक बंगले को कब्जा करके रखा गया है। ये सुरक्षा लौटाने की बात करना, ये सब ढकोसला है। कहीं ना कहीं संतोष जी, चीजों को समझना है। जब 10 सर्कुलर रोड से चीजें विस्थापित होती हैं और विस्थापित होकर के 39 होल्डिंग रोड की तरफ जाती हैं और जहां पे 6 आलीशान कमरों का घर उनको प्रदान किया जाता है, उसके अलावा भी उसमें बहुत से बड़े कमरे हैं, ड्राइंग हॉल है, उसके अलावा स्टाफ्स के लिए और सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उसके बाद भी इनको लालू प्रसाद यादव के लिए एक अलग, तकनीकी तौर पे समझना है कि लालू प्रसाद यादव के लिए एक अलग कमरा चाहिए। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता मुजरिम हैं और वो बेल पर हैं, ये भी बात जानना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव, सिंगापुर के पार्क में घूमने में लालू प्रसाद यादव को इन्फेक्शन नहीं लगता है, लेकिन बिहार की हवा में लालू प्रसाद यादव को इन्फेक्शन लग जाएगा, वो भी 6 कमरे के बड़े से बंगले में लालू प्रसाद यादव को इन्फेक्शन लग जाएगा, क्योंकि वो बंगला बिहार में कह रहे हैं कि अगर बिहार के लोगों से उनकी न्याय संगत होगी तो उस पर विचार करेंगे। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, सरकार क्या सरकारी बंगले में कंस्ट्रक्शन करा सकती है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि भवन निर्माण विभाग का मामला है ये। भवन निर्माण विभाग नियमों के तहत कार्यवाही करता है और नियमों के तहत उनको कहीं ना कहीं नोटिस जारी किया गया। और कोई भी भवन किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, किसी भी सांसद को अथवा किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जनता के साथ संवाद कर सके, जनता के साथ उसकी कनेक्टिविटी जो है वो पटना में रह करके हो सके। कोई भी बंगला किसी भी व्यक्ति की बपौती नहीं होता, ये बात नेता प्रतिपक्ष को भी समझनी है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को भी समझनी है। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति विगत 20 वर्षों में कहीं ना कहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति विगत 20 वर्षों में हाशिए पर ले जाने का काम बिहार की जनता ने किया। लेकिन वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जो मेंटालिटी है, जो चीप और डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है, जिसने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता किया, वैसे लोगों को जब बिहार की जनता ने निपटा दिया तो पॉलिटिकल स्टंट करके और इस तरीके की चीजें करके ये लगातार मीडिया में बने रहना चाहते हैं। ये अपने वोट बैंक को लोगों के सामने ना बेचारा दिखाना चाहते हैं स्वयं को। लेकिन लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों की नीति कब्जा करने की थी, कभी सोफा उठा लेने की, कभी गाड़ी उठा लेने की। अब घर तो उठा के ले नहीं जा सकते, तो चलो कम से कम कब्जा ही कर लो घर को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव से किसको इन्फेक्शन हो रहा था और बिहार के लोगों को और बिहार के लोगों से लालू प्रसाद यादव को कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है कि आलीशान बंगले में भी लालू जी को दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए अलग कमरा बनाना पड़ेगा। क्या संतोष जी, आपने ये बताइए, मैं आपके से सवाल करना, मैं आपके बीच में नहीं बोलने गया था आरजू जी, आपके बीच में नहीं बोलने गया था, मैं आपके बीच में नहीं बोलने गया था। मेरी बातों मानसिकता उजागर कर दी मैंने, तब आप सीखने लगे। यही राष्ट्रीय जनता दल का स्वभाव है। डिस्ट्रक्टिव डिबेट मत कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, डिस्ट्रक्टिव डिबेट मत कीजिए, कंस्ट्रक्टिव बातें कीजिए जिससे बिहार का भला हो। ये लूट खसोट की नीति बदल दीजिए। लूट खसोट की नीति से बिहार नहीं बदलेगा, बिहार बदलेगा सकारात्मक प्रयास से। तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा ना?
किस आधार के हिसाब से आपने मैं ये अपराधियों बदलाव की किया भाषा है? नहीं बोलता। अरे वो संतोष जी, अपराधी आप है उनकी क्या? आवाज बंद करें। अनुप्रिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। अपराधियों की भाषा अनुप्रिया जी नहीं को बोलता। जरा स्क्रीन मैं पर लेकर आए। भूमाफिया तो नहीं हूँ। मैंने लालू जी से भूमाफियाकरण नहीं सीखा है। मैंने तेजस्वी यादव से भूमाफियाकरण नहीं सीखा है। मैं भूमाफिया नहीं हूँ राष्ट्रीय जनता दल की तरह। भूमाफिया है क्या? भूमाफिया है नितिन नवीन जी। अरे कितना शोर मचाइएगा, बिहार की जनता देख रही है। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? अनुप्रिया जी की आवाज नहीं नहीं होता होगा, रोने बाकी सभी से। की आवाज डाउन। नीतीश अनुप्रिया जी जी। जब डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो कोई डिमांड कर रही है, कोई बात कर रही है, उस पर विचार करेंगे। सवाल बड़ा सीधा सा है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है सरकारी बंगलों में कंस्ट्रक्शन कराना? हो सकता है, ये संभव है? संतोष जी, निश्चित तौर पे ये जो मामला है भवन निर्माण विभाग का है और भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक जवाब भी आया है कि वो जो उनकी उचित मांग होगी और जिसपे जो उनका कंसर्न है उस पे अगर वो जायज होगा तो उस पे हम कार्रवाई भी करेंगे, उस पे हम काम भी करेंगे। क्योंकि बिहार सरकार के रूप में पूर्व में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लालू जी रहे हैं, आदरणीय लालू जी भी रहे हैं, राबड़ी देवी भी रही हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि उनकी जो स्वास्थ्य के हवाला वो दे रही है राबड़ी देवी जी, उनका इलाज भी जो होता है वो भी सरकार ही बेयर करता है, उसका भी खर्च सरकार ही देती है। तो सरकार इस बात पे अगर उन्होंने मांग की है तो सरकार इस पे चिंता भी करेगी और उस पे जो कार्रवाई होगी वो भी करेगी। लेकिन जिस तरह का आज स्टेटमेंट राबड़ी देवी जी का आया है तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष की नेता हैं और विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरह से उन्होंने अराजकता फैलाने का काम किया, एक आवाज को लेकर के जिस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास किया, और जब आज वो स्टेटमेंट दे रही है, दोनों में बहुत अंतर है। उन्होंने जो पॉलिटिकली इसको कहते हैं स्टंट, हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने किया, जबकि विपक्ष का काम होता है जो आप मूलभूत समस्याएं हैं उस पर आप चर्चा करते, आप उस विषय पे आप सदन में, सदन के बाहर में चर्चा करते। लेकिन आपने हठ धर्मिता किस पे दिखाई? एक भवन के लिए दिखाया। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो सीरियस पॉलिटिक्स की ओर कहीं नहीं है, और जो उनकी गिरता हुआ, जो आरजेडी का गिरता हुआ ग्राफ है और उनके नेताओं का स्टेटमेंट है, वो साफ दर्शाता है कि उनकी हरकतों से जनता भी वाकिफ हो गई और जनता भी चिंतित है कि विपक्ष इस तरह की हरकतें कर करके छोटी मोटी बातों को लेकर के। और जहां तक आपने कहा कि आज उप मुख्यमंत्री हमारे नेता जो हैं विजय चौधरी जी ने, वो कहा भी है कि उनके बातों को रखा भी जाएगा। सिर्फ आवासीय नहीं, मैंने तो आपको बताया आवासीय नहीं, उनके स्वास्थ्य का भी खर्चा जो है वो बिहार सरकार के पैसे से जाता है, बिहार सरकार उसको बेयर करती है। तो भाई आपने जो आज मांग की वो पहले मांग कर सकते थे, लेकिन जो पूरी नौटंकी चली, पूरी जिससे की कवायद चली है विपक्ष की तरफ से कि भाई आपने कहा कि हमारा सिक्योरिटी हटा लिया गया है या हम जितना है उसको रखेंगे नहीं, आपने वहां पे एक माहौल बना रखा। वो जो रोड है जहां की सारे वीआईपी वहां रहते हैं, उस तरह के आपने वहां पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रखा है। तो मुझे लगता है कि राबड़ी देवी जी जो आज कह रही है वो पहले कहनी चाहिए थी, और ये निश्चित तौर पे सरकार के अधीन ही आता है, सरकार के अंदर में ही भवन निर्माण आता है। तो ये सरकार और भवन निर्माण को तय करना, यहाँ बैठ के मैं नहीं तय कर पाऊंगी कि वो क्या है, सही है या उचित है या नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी सुविधाएं और जितनी भी उनकी खर्च है वो सरकार ही बेयर कर रही है, सरकार ही उनको दे रही है। लेकिन एक नेता होने के नाते, विपक्ष के नेता के होने के नाते उनको थोड़ी सी संजीदगी दिखाने की जरूरत थी, इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए था। और यही एक रीजन है कि विपक्ष जो है वो हाशिए पे है, और ये जान रही है, जनता भी जान रही है कि इनके लिए अपना निजी स्वार्थ निहित इनका होता है। जनता इनके लिए कभी भी विषय नहीं रहती है और जनता की चिंतन ये कभी नहीं करते, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे। स्नेहाशीष जी, अनुप्रिया जी ने एक महत्वपूर्ण बात बोली, जब आपकी डेडलाइन खत्म हो गई, 15 जून डेडलाइन थी भवन खाली करने की, उससे पहले आप कार्यकर्ताओं का वहां पर जमखट लगाते हैं, सुरक्षा वापस करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं कि आप आर्मी लगा लीजिए, बंगला खाली नहीं करेंगे। डेडलाइन खत्म होते ही एक चिट्ठी लिख दी जाती है। यह टालमटोल नहीं है तो फिर क्या है? अगर आपको डिमांड करनी थी, क्योंकि मेरी जानकारी है कि आप इंटीरियर जो थोड़े बहुत जरूरी चीजें हैं वो बंगलों में करा सकते हैं, कोई नया कमरा बनवा के नहीं दे सकते। ये सरकार के अंडर भी नहीं आता सरकारी बंगलों में, जहां तक मेरी जानकारी है। तो अगर इस तरह की डिमांड की जा रही है तो ये टालमटोल क्यों नहीं है, क्यों ना लगे? नहीं, टाल मटोल की बात नहीं है संतोष जी। संतोष जी, ये पूरी तरीके से आवासन की जो सुविधा है वो नेता
जो विधान परिषद में वो नेता विपक्ष हैं, उसके हैसियत से उन्हें ये आवास मिल रहा है। और जब रही बात पूर्व मुख्यमंत्री की, तो ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी को किस हैसियत से मिला। मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर सभी को मालूम है कि लालू यादव जी अभी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको इलाज के लिए वास्तव में इन्फेक्शन की, उनको आप देख रहे होंगे कि लगातार वो दूरी बनाए रहते हैं, आम लोगों से भी अपना एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए वो मिलते हैं, जुलते हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो अगर उन्होंने एक डिमांड की है तो उस डिमांड को पूरा करने का भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सुरक्षा जिस दिन वापस की थी उन्होंने, वो बाजार में घूमते हुए आम लोगों से मिल रहे थे, खरीदारी करने निकले थे वो। देखिए ये तमाम चीजें हैं। स्वस्थ मेरी मानसिक स्थिति पर अगर बात हो जाए कि अभी मानसिक स्थिति सही है, आधे घंटे बाद खराब रहेगी, और अगर अभी बात हो जाए कि मुझे खांसी हो गई, आपके आप पानी पी के, एक सेकंड संतोष जी एक सेकंड, अगर यहाँ पानी पी के मुझे खुशखुशी हो जाए, मुझे गर्दन में खुशखुशी हो जाए, तो उस चीज को क्या आप एडमिट कर लीजिएगा? इसलिए इन सब बातों में मत उलझाइए। मामला सीधा है कि अगर राबड़ी देवी जी ने डिमांड रखी है तो उसको सरकार पूरा करे, आवासन की समुचित व्यवस्था करे, जो परिवर्तन किया जा सकता है उसके अनुसार करें। डॉक्टर संजय कहां से कोई कहानी कहने वाली बात ही नहीं है इसमें। डॉक्टर संजय जी, विपक्ष ये कह रहा है, इसने आशीष वर्धन जी ये कह रहे हैं कि चूंकि राबड़ी देवी ने कोई डिमांड रखी है तो उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। वो नियम संगत है या नहीं, वो दूसरा विषय हो गया। संजय जी, नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं कि कोई डिमांड। जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मेरी आवाज मिल रही है? जी संजय जी, मिल रही है आवाज। हाँ, देखिए, वो डिमांड करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। हाँ, लोकतंत्र में डिमांड करने का अधिकार सबको है। और जो चूंकि लालू प्रसाद जी किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोमॉर्बिड कंडीशन में है और हो सकता है कि कभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा सकते हैं, मे बी संभव है। तो वैसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर और बिहार के एक बड़े नेता के तौर पर ये तो उनके परिवार की भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, और मैं समझता हूं कि सबकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीज को कोई लग्जूरियस कमरे की जरूरत होती है। वो जो कमरा हो, हाइजेनिक हो, वेल वेंटिलेटेड हो। अगर वो ऊपर के कमरे में रहते हैं तो क्या वहां लिफ्ट की सुविधा है, नहीं है, इसका ध्यान रखना हो, और एक डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। ये बहुत कॉमन सी बात है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत बड़ा उन्होंने डिमांड कर दिया। अब रह गई बात कि क्या उस आवास में लिफ्ट की सुविधा है। अगर लालू प्रसाद जी नीचे के कमरे में न रह के ऊपर के कमरे में रहते हैं तो क्या लिफ्ट की सुविधा उसमें है, मुझे नहीं पता है। अगर नहीं है तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, चूंकि वो उस कंडीशन में है कि वो बहुत नीचे ऊपर वो नहीं कर सकते हैं सीढ़ियों से, उससे उनको परेशानी होगी। दूसरी चीज, वो कमरा जो है वो वेल वेंटिलेटेड है, नहीं है, खिड़कियों की संख्या बढ़ा दीजिए, थोड़ा उसमें एयर, फ्रेश एयर आए, लाइट प्रॉपर आता है कि नहीं, और एसी वगैरह तो हर जगह उपलब्ध है, इसलिए मैं समझता हूं कि टेम्परेचर वगैरह जैसी कोई बात नहीं होगी। तो अगर उन्होंने कहा कि वो आवास में एक वैसे कमरे भी हों जहां पर लालू प्रसाद जी ठीक तरीके से रह सके, तो कोई उसके लिए अलग से प्रोविजन की जरूरत मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि कोई अलग से प्रोविजन करने की जरूरत है। अगर वो कोई पेशेंट भी होता है जो किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, उनके लिए कोई अलग से कमरा तो नहीं बनता है। उसी कमरे को थोड़ा साफ सुथरा, स्वच्छता से भरपूर, एयरी बना करके रखा जाता है। एक लिफ्ट वाली बात मेरे मन में आई कि अगर वो डिस्टेंस बना के रखते हैं, चूंकि हाँ, तो एक लिफ्ट की सुविधा उनको दी जा सकती है कि ठीक है भाई, लिफ्ट की व्यवस्था करा देंगे, ताकि मिलने जुलने वाले बड़ी संख्या में लोग अगर नीचे आते हैं और उनसे अगर उनको थोड़ा डिस्टेंस, बिल्कुल ऐसे लोगों को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनमें इन्फेक्शन लगने की संभावना होती है। अब बहुत तरह के लोग उनसे मिलने आएंगे, तो हो सकता है कि लालू प्रसाद जी उस परिसर में जहां पर वो पहले से
इम्यून नहीं है, पहले से वो रहने के लिए अडॉप्टेड नहीं है, वहां पर एक इसकी संभावना हो सकती है। तो ठीक है, ऊपर के कमरे में वो रहें या उसके लिए लिफ्ट की सुविधा उनको दी जा सकती है। इससे अधिक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अलग से किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीज के लिए कोई अलग से कमरा होता है, मुझे नहीं पता है। ऐसे ही कमरे होते हैं जो थोड़ा साफ सुथरा हो और थोड़ा परिवार के लोगों के साथ या जो आम आवाम जो वहां जाते हैं, चूंकि व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन जीता है। हाँ जी संतोष जी बोले, फिर से एक बार सवाल तो अलग कमरा में क्या, अलग कमरा में भी तो रहना ही है ना, वो उस परिसर वाले कमरे में रहे या अलग कमरे में रहे, रहना ही दिया जाए तो उसमें क्या अलग हो जाएगा? अगर आपको किसी में रोशनी कम लग रही है, आपको लिफ्ट चाहिए, जो रेनोवेट करना बोलते हैं, वो जरूरत है, तो वो आप उसको लेकर चिट्ठी लिखी जा सकती थी, और वो भी डेडलाइन के अंदर। जब डेडलाइन खत्म हो गई तब आप चिट्ठी लिख रहे हैं। क्यों, ये कोई नई चीज है क्या? ये असंवैधानिक तो है नहीं। हम तो भवन निर्माण को खत लिख सकते हैं ना, पत्राचार तो हम कर ही सकते हैं। संजय जी वाली बात को तो थोड़ा सा राजनीतिकरण कर दिया गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर रिनोवेशन के नाम पर अगर एक कमरे उसमें बढ़ा दिए जाए, डॉक्टर संजय और वो कमरे साफ सुथरे, वेल वेंटिलेटेड, एयरी कमरा और थोड़ा उस आरजू जी मैं ये कह रहा था संतोष जी, संजय जी ने अपने तर्क रखा, उन्होंने सही तर्क रखा है, लेकिन क्या यह असंवैधानिक है भवन निर्माण को पत्राचार करना? और अगर भवन निर्माण एक कदम आगे बढ़ के और डिप्टी सीएम अगर एक कदम आगे बढ़ के इसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि उन मानकों पे अगर रहेगा तो हम करेंगे, का सवाल है। तो पत्राचार सवाल तो यही है, पत्राचार गलत नहीं है, सवाल यह कि किस नियत से ये पत्राचार किया जा रहा है। वही तो नियत हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। विपक्ष से लेकर क्या मीडिया के लोगों को विपक्ष के सवालों से डर लगता है क्या? क्या नितिन नवीन जी को भूमाफिया कहा जा सकता है? किसी भी पद पर नहीं है लेकिन उनको आवंटित है तो मैं उनको भूमाफिया कहूं? इनकी क्या मानसिकता है? क्या ये पूर्व मुख्यमंत्री को मरवाना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह सकता हूं। ये बताइए सुमित जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा, एक मिनट में अपनी बात रखिएगा। कोई जवाब नहीं मिला देखिए कि नीतीश कुमार को किस हिसाब से आपने किस हैसियत से दिया। एक बार इनको चुप पटना हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बाद उसका जवाब मुझसे ले लीजिए। जवाब देने से डर लगता है क्या? उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनकी बात राज्यसभा सांसद अपने राज्य में सरकार की मंशा से किसी सरकारी बंगले का हकदार होता है क्या? ये कानूनी नियम है। संतोष जी, आपने प्रश्न मुझसे लिया है ना? हाँ, जल्दी से प्रश्न संतोष जी मुझसे लिया है ना जी, तो निश्चित तौर पर जवाब मुझे देना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि बड़े नेताओं की सामाजिक सूचिता होती है, बड़े नेताओं की राजनीतिक सूचिता होती है, जो अपनी राजनीतिक और सामाजिक सूचिता को छोड़ करके, और भाषा किस प्रकार की, राबड़ी देवी जी ने कहा कि जो करना है कर लो, तो ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? बाप की बपोती भाषा बेहतर है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री जी की नहीं है। अब ये कहते हैं, ये अभी टोटी चोरों की याद इन्होंने करवाई थी, अभी इन्होंने टोटी चोरों की याद करवाई थी, टोटी चोरों की याद करवा करके इन्होंने बहुत अच्छा किया। इनके साथी हैं, इनके साथी दिल्ली में केजरीवाल बड़ा भवन बनाया, 200 करोड़ का महल बनाया, उसी तरीके से लुटेरों की जमात है, ये लुटेरों की जमात है। ये मान आपका देखे ना, ये मैनर है क्या? आरजू जी, आपका समय खत्म हो चुका है। आरजू जी, आप अपने समय पर बोले, आपका समय खत्म हो चुका है। अब आपके सवालों का जवाब मैं सुमित जी से ले रहा हूं। इनकी यही मानसिकता है, मुख्यमंत्री की ये कौन सी मानसिकता है? कौन सी भाषा है? इनकी ना राजनीतिक सूचिता है, ना इनकी सामाजिक सूचिता है, ना इनकी शैक्षणिक सूचिता है। इनकी राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक सूचिता जो है वो जीरो है। इसी कारण से ये राष्ट्रीय जनता दल का भूमाफियाकरण करके बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की तो प्रवृत्ति ही है, डीएनए है, जमीन कब्जा कर लो, सोफा उठा लो, किसी का गाड़ी लूट लो, और चोरों की पंचायती करो, मोटरसाइकिल चोरी पर लेकर आए। तो राष्ट्रीय जनता दल उसका जवाब देगा। अनुप्रिया जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। अनुप्रिया जी, बात होनी चाहिए थी, डेडलाइन खत्म हो चुकी है और बात हम कर रहे हैं कि पत्राचार हो रहा है। कोई भी सूचिता नहीं है। देखिए संतोष जी, बिहार सरकार कदापि बदले की नीयत से काम नहीं करती है।
जो संवैधानिक रूप से कार्रवाई होती है और संवैधानिक रूप से जो सिस्टम है उसी आधार पर कार्य करती है। लेकिन जो शब्द है और जिस तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष के नेता चाहे प्रवक्ताओं की तरफ से देखिएगा, इन्होंने हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि राजनीतिक में हैसियत नहीं होती है, आप जिस पद पे रहते, जिस ओहदे पे रहते हैं उसके हिसाब से कार्य होता है। आप वर्तमान में सरकार में नहीं है। नहीं, बीच में नहीं बोलेगा प्लीज, बीच में नहीं बोलिएगा, बीच में नहीं, कतई नहीं। आपने आरजू जी की आवाज को डाउन रखिएगा। आपने आरजू जी की आवाज को डाउन कीजिएगा। अनुप्रिया सरकार ने निश्चित तौर पे अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और सरकार से जब भी मांग किया गया सरकार ने कार्रवाई की है। लेकिन विपक्ष के नेताओं की जो कार्रवाई है, विपक्ष की नेताओं की हठधर्मिता और उनकी जो साजिश है, निश्चित तौर पर आपने कहा ना कि ये समय देखिए ना, आपको इतना ही अगर मांग था और बिहार सरकार आपके सारे खर्च को बेयर कर रही है, तो इस समय में आपने ये आप इस समय मांग करते हैं, इतनी नौटंकी की बात ही करती है। लेकिन इतना डिमांड अगर आपने बिहार सरकार के, बिहार की जनता ने किसी मसले पे की होती तो बिहार की जनता भी समझती। लेकिन शीर्षवर्धन जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। कि ऐसे परिवार के लोग हैं जिनके अपने परिवार की स्वास्थ्य निहित होती है, कहीं से भी कोई पॉलिटिशियन ही क्या जनता की बात नहीं होती है। टाइमिंग का सही इस्तेमाल न किया। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, अगर नियम अनुसार उनको जो विशेषाधिकार है उसके अनुरूप उनको साज सज्जा करके आवासन की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। और दूसरी बात मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं कि जो मध्य एक सेकंड बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर आपको भी तो उस शुचिता का नहीं, हम बोलेंगे। आपने मध्य निषेध विभाग के परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की जो बात हो रही थी, अब भी उसको सुचारू रूप से नहीं चलाया गया, तो फिर से भगदड़ ना हो, सरकार उस पर भी ध्यान दे। ठीक, डॉक्टर संजय जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका जवाब ले लिया जाए, उस पर भी ध्यान दे। मैं जरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं डॉक्टर संजय जी का। हाँ। नहीं, देखिए भवन निर्माण विभाग को एक बार जाकर के उस परिसर को देख लेनी चाहिए और राबड़ी देवी जी ने जो पत्र लिखा है उस पर भी विचार करनी चाहिए कि वो लालू प्रसाद जी के लिए किस तरह का कमरा चाहती हैं जिसमें वो स्वस्थ रह सके। बिल्कुल उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार को भी होनी चाहिए, विपक्ष को भी होनी चाहिए, बिहार को भी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वो कमरे का मतलब ये नहीं होता है वो लग्जूरियस कोई विलासिता और साज सज्जा वाला कमरा। कमरे का मतलब होता है हाइजेनिक हो, धूल से रहित हो, वहां पर वेंटिलेशन ठीक ठाक हो, रोशनी ठीक से आए, हवा ठीक से आए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नीचे अगर ऊपर के परिसर में रहते हैं तो उसके लिए लिफ्ट की सुविधा हो। एक बार भवन निर्माण विभाग को भी देख करके असंतुष्ट कर देना चाहिए। ठीक, सुमित जी जल्दी से आप अपनी बात को खत्म कीजिएगा, तब तक जरा बड़ी स्क्रीन पर ये जो 39 हार्डिंग रोड है जो आवंटित किया गया है राबड़ी देवी को, वो बड़ी स्क्रीन पर दिखा दे दर्शकों को। हाँ। सुमित जी से बोलिए कि कम से कम मद्य निषेध विभाग वाले परीक्षा में फिर अराजकता नहीं होगी, इसके लिए क्या तैयारी है, ये बात कीजिए इनसे। संतोष जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की भाषा से आप अवगत हैं और इस भाषा से साफ साफ इनकी मानसिकता प्रतीत होती है कि किस तरीके की भाषा है। इनकी भाषा से किस तरीके से भूमाफियाकरण इस पार्टी का झलक रहा है। राजनीति में भाषा को लेकर तो सबको संयम रखने की जरूरत है, सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी। लेकिन जो तस्वीरें मैंने अपने दर्शकों को दिखाई, यही 39 हार्डिंग रोड है जो अब राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है और इसी में एक कमरे की डिमांड की जा रही है लालू प्रसाद को लेकर, अलग से कमरे को लेकर, और इसी पर पूरी राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। तमाम